हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्जरा चौहान। वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न। उम्मीद करते हैं आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये हिंदी का है जो कि हम लोग करते हैं। टॉपिक भी पढ़ते हैं और उसके बाद में प्रैक्टिस सेट भी करते हैं। प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये सब पता चलता है एग्जाम में। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनसे भी पता चलता है। तो आप लोग कमेंट में बताएं आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर ज़रूर कर दें जिससे कि और लोगों के पास भी ये वीडियोस पहुँचे और सभी के पास ये क्वेश्चन पहुँचे, उन लोगों को हेल्प मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप लोगों के पास आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुँचते रहें। तो ये जो क्वेश्चन सीरीज़ है ये 56 से 85 तक है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें दिया गया है कि ज़मीन आसमान एक करना मुहावरे का क्या अर्थ है। इसमें जो है ज़मीन आसमान एक करने की बात की गई है कि इसमें मुहावरे का क्या अर्थ है। तो ज़मीन आसमान एक करने का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा प्रयास करना, मेहनत करना। तो ए में दिया गया पूरी तरह से नष्ट करना या घोर प्रयत्न करना, मतलब निकालना, व्यर्थ का कार्य करना। तो इसमें बी ऑप्शन सही है कि घोर प्रयत्न करना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि गीतांजलि का सही संधि विच्छेद। तो इसमें गीतांजलि यानी कि गीतांजलि, गीत अंजलि, गीत प्लस अंजलि गीतांजलि हो जाएगा। तो गीता अन्न तो इसमें बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि गीता और अन्न की कोई बात नहीं है। गीत जली भी नहीं होगा, गीतांजलि भी नहीं होगा। गीतान इसमें आंग की मात्रा यहाँ पर वो यहाँ पर भी दी गई, ये नहीं होगा। तो इसमें 57 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गीत प्लस अंजलि इसका संधि विच्छेद होगा। तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ। प्रस्तुत वाक्य में त्रुटि है जिसका शुद्ध रूप कोई एक विकल्प में है, वह विकल्प कौन सा है। यानी इसमें जो वाक्य दिया गया है मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ, तो इसमें जो है त्रुटि है तो इसको शुद्ध रूप में कोई एक विकल्प ढूंढना है। मैं आप में श्रद्धा करती हूँ ये नहीं होगा। मैं आपकी श्रद्धा रखती हूँ ये भी नहीं होगा। मैं आपको श्रद्धा करती हूँ ये भी नहीं होगा। तो इसमें 58 का जो डी ऑप्शन बचा हुआ मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ ये ऑप्शन सही है। तो 58 का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कठिनाई, इसमें दिया गया है जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा। यानी जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द बताना है। ये पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, इसके बारे में एक शब्द बताना है। तो दुर्गम होगा, दुर्लभ होगा, उज्ञ होगा या सुलभ होगा। दुर्गम होता है कि जो रास्ता हमें कठिनाई से मिलता है वो दुर्गम हो जाता है क्योंकि गम मतलब गम में जाते हैं जहाँ जहाँ कठिनाई से जाएं। और दुर्लभ जो होता है जो हमें कठिनाई से मिले, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। और सुलभ मतलब आसानी से होता है, तो इसका 59 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन मोस्टली आता है। तो और इसका बताया गया प्रकृति का सुकुमार कवि जो है किसे कहा गया है। सुमित्रा नंदन पंत को या महादेवी वर्मा को, जयशंकर प्रसाद को या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। तो इसमें जो प्रकृति का सुकुमार है ये सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और जैसे कि हम लोग जानते हैं महादेवी वर्मा को कहा जाता है आधुनिक मीरा। आधुनिक 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 मीरा, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। और जयशंकर प्रसाद को कलाधर बोला जाता है। कला उपनाम है इनका, जो कलाधर बोला जाता है। और जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है इन्हें शब्द शिल्पी कवि कहा जाता है। शब्द शिल्पी कवि। इसके साथ में जो ऑप्शंस थे इनका भी रिवीजन हो गया है। बाई चांस ये पूछी जाए, शब्द शिल्पी कवि भी बोला जाता है इन्हें। तो प्रकृति का सुकुमार सुमित्रा नंदन पंत को, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा, और जयशंकर प्रसाद को कलाधर, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को शब्द शिल्पी कवि कहा जाता है। इसके बाद में मतलब इसका हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है
कि 9 2 11 होना इस मुहावरे का अर्थ दिए हुए में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? गायब कर देना, बहुत से मित्र इकट्ठे करना, भाग जाना, 9 और 2 गिनना। तो 9 2 11 होने का मतलब होता है जाओ जल्दी जाओ और 9 2 11 हो जाओ बोला जाता है। तो 9 2 11 होने का मतलब होता है भाग जाना। तो इसका 61 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 दिया गया है। इसमें पूछा गया है कि 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह है। 2 या 2 से अधिक मतलब अत्यंत समीपस्थ, अत्यंत मतलब समीप जो वर्ण के मेल से जो परिवर्तन होता है वह पूछा गया। वो क्या है? संधि विच्छेद है, या व्यंजन है, या स्वर है, या संधि है। तो संधि है, तो इसका 62 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह संधि है। तो 62 का डी ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को जिसमें डाउट है वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं किसमें आपको डाउट है। उसके बाद में 63 क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। ये जो 4 वाक्य दिए गए हैं इनमें से शुद्ध वाक्य पहचानना है। ए है मजदूरों को अनेक काम है, बी है मजदूरों को अनेकों काम है, मजदूरों को अनेकों काम है, मजदूरों को अनेक काम है। तो एक तो हमने उस दिन देखा था कि अनेक को अनेकों नहीं लिखते हैं, सिर्फ अनेक लिखते हैं। तो इसमें मजदूरों को अनेक काम है, मजदूरों को अनेकों काम है, अनेकों वाला नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। और जो मजदूरों को अनेक काम है लिखा हुआ है ये है नहीं होगा, मजदूरों को अनेक काम है। तो इसका 63 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। मतलब जो अपने जीवन पर स्वयं द्वारा जो कथा लिखी जाती है उसे क्या बोलते हैं? रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मग्लानि या आत्मकथा। तो जो अपने जीवन पर स्वयं लिखी जाती है उसे आत्मकथा बोलते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही है। और जो रेखा चित्र होता है वो क्या होता है? सत्य, जो कोई सत्य घटना या वस्तु होती है उसका चित्रात्मक भाषा में वर्णन करना। मतलब कोई सत्य घटना या वस्तु या कुछ भी देखा उसका चित्रात्मक रूप में वर्णन करना रेखा चित्र कहलाता है। यहाँ पर रेखा होगा, रेखा चित्र। और संस्मरण होता है कि कोई घटना अपने मन से लिखना, मतलब किसी कोई भी घटना अपने मन में सोचना और उसको फिर लिखना कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ होगा, ऐसे लिखना कि जैसे ऐसा ऐसा हुआ होगा, तो वो संस्मरण होता है। इसके बाद में जो आत्मग्लानि, तो मतलब बोलते हैं आत्मग्लानि हुई, वो उस बारे में बढ़ दिया गया है। तो इसमें आत्मकथा होगा, अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा, आत्मकथा। और रेखा चित्र जो होता है वो किसी देखी गई घटना को या सत्य घटना पर चित्र का वर्णन करके लिखना। और संस्मरण होता है कोई बात को ऐसा संस्मरण करना कि मन में सोचना कि ऐसा हुआ होगा, तो वो संस्मरण होता है। तो 64 का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? जो पृथ्वीराज रासो है वो किस कवि की रचना है ये पूछा गया है। तो इसमें सारंगधर की है, नरपति नालय की है, चंद्रबरदाई की है या जगनिक की है? तो इसमें जो है ये जो पृथ्वीराज रासो है ये चंद्रबरदाई की रचना है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसी ही जो परमाल रासो लिखी गई है वो जगनिक की है। जो पृथ्वीराज रासो और जो रासो है ना परिमल रासो, परिमाल रासो, ये जगनिक की है परमाल रासो। और जो नरपति नाला है इन्होंने बीसल देव रासो लिखा है, बीसल देव रासो, बीसल देव रासो।
मीसल देव रासो। और जो सारंगधर है इन्होंने हम्मीर रासो की रचना की है। हम्मीर रासो। तो इसमें पृथ्वीराज रासो के बारे में पूछा गया था, वो चंद्रबरदाई ने की है, तो क्वेश्चन नंबर 65 का सी ऑप्शन सही है। इसी में इनके रासो देख लेते हैं। नरपति नाल है, इनकी रचना बीसल देव रासो है, और जगनिक की है परमाल रासो, और सारंगधर की है हम्मीर रासो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है 66 में कि लोहा मानना मुहावरे का अर्थ है पराजय स्वीकार करना, बुद्धिमान होना, श्रेष्ठता स्वीकार करना, शक्तिशाली बनना। मतलब लोहा मानना, लोहा मानने में बोलते हैं कि वो भी उनके सामने मतलब उनका लोहा मानते हैं, तो मतलब ये होता है सामने वाले को श्रेष्ठ मानना। तो इसमें श्रेष्ठता स्वीकार करना, सामने वाले की श्रेष्ठता स्वीकार करना लोहा मानने का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 66 का सी ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। धर्मात्मा का संधि विच्छेद करना है हमें, किसका? धर्मात्मा का संधि विच्छेद करना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? धर्म प्लस आत्मा, धर्म प्लस आत्मा, धर्मात्मा, या धर्मा प्लस तमा। तो धर्मा प्लस तमा तो नहीं होगा, इसका डी ऑप्शन नहीं होगा। धर्मा और तमा इसमें भी नहीं होगा। अब ये 2 ऑप्शन है, तो इसमें से धर्म प्लस आत्मा होगा, यानी 67 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप निसंकोच चले जाओ, इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से सही वाक्य छांटें। इसमें कहा गया है आप निसंकोच चले जाओ, इस वाक्य में की त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से सही वाक्य छांटें। ए ऑप्शन में तुम निसंकोच चले जाइए, या आप निसंकोच चला जाओ, तो ये तो गलत हो जाएगा, चला जाओ नहीं बोलेंगे। या तुम निसंकोच चले जाइए, आप निसंकोच चले जाइए, आप निसंकोच चले जाइएगा। तो इसमें जो 68 में ये जो डी ऑप्शन भी नहीं होगा, जाइएगा नहीं होगा, और ये जो है कि तुम, ये भी नहीं होगा, आप निसंकोच चले जाइए, तो इसका सी ऑप्शन सही है। तो 68 का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। वाक्य के रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। आंखों के सामने का इसमें पूछा गया है, विश्वास करना ही पड़ेगा। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, वाक्य के रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। तो सामने घटित घटना जो है, तो इसका मतलब क्या शब्द होगा? प्रत्यक्ष होगा, प्रवर्चन होगा, प्रारूपता होगा, या प्रत्येक होगा। तो आंखों के सामने घटित घटना, यानी आंखों के सामने घटित घटना, तो इसका अर्थ होगा प्रत्यक्ष होता है, मतलब कोई चीज प्रत्यक्ष होना। तो ए हो जाएगा 69 का ए ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल का विलोम पूछा गया है। एकल का विलोम शब्द है, तो एकल का विलोम शब्द बहुल होगा, पर्याप्त होगा, उपयुक्त होगा, या अकेला होगा। तो एकल का मतलब एक होता है, अकेला, तो अकेला तो नहीं होगा, विलोम पूछा गया, नहीं उपयुक्त होगा। इसका एकल का जो विलोम होगा वो बहुल होगा, तो इसका ए ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर है दर्प का पर्यायवाची कौन सा है। इसमें दर्प का पर्यायवाची पूछा गया है। तिरस्कार होगा, अहंकार होगा, व्यथा होगा, या स्वाभिमान होगा। तो जो दर्प है ये अहंकार से रिलेटेड है, तो इसका जो है बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। और जो अहंकार के जो और जो गर्भ जो पर्यायवाची है वो दर्प के गर्भ है, और
उससे बोलते हैं। अहंकार, अहंकार तो लिखा ही हुआ है। घमंड है, घमंड भी इसी का पर्यायवाची है। और दर्प है, दर्प तो लिखा ही है। तो दर्प के जो पर्यायवाची अहंकार, गर्व और घमंड है, तो इसमें से दर्प का पर्यायवाची पूछा गया था, इसमें अहंकार दिया गया है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 72 में, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। मन को हरने वाले के लिए मतलब मन को हरने वाला, इसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? मर्मांतक बोलेंगे, मनोहर बोलेंगे, मदमस्त बोलेंगे या मदमयी बोलेंगे? तो जानते हैं मन को हरने वाले मनोहर बोलते हैं उसको, तो इसका 72 का बी ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। यानी कि गागर में सागर भरना बोलते हैं उसने गागर में सागर भर दिया, या कवि के लिए बोलते हैं गागर में सागर भर दिया। तो इसका मुहावरे का क्या अर्थ होगा? दोहों की रचना करना, थोड़े में बहुत कहना, बहुत बोलना, कम बोलना। तो गागर में सागर भरने का अर्थ है कि थोड़े में बहुत कहना, तो इसका 73 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें जो चार ये शब्द दिए गए हैं, इनमें से शुद्ध वर्तनी छाटनी है, कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है? तो महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा या महत्वाकांक्षा नहीं होगा, या महत्वाकांक्षा ये भी नहीं होगा, या महत्वाकांक्षा नहीं होगा, महत्वाकांक्षा होता है, महत्वाकांक्षा। तो इसका 74 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, महत्वाकांक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में गजबदन का पर्यायवाची है। गजबदन का पर्यायवाची पूछा गया है, गर्जन, मेघनाद, गणपति या विष्णु। तो गजबदन का मतलब होता है, मतलब जिसका जो मुख है वो गज के समान हो। वदन लिखा हुआ है, बदन का मतलब मुख होता है। तो किसका है? गणपति का है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे जो इसका जो गर्जन है, गर्जन का मतलब होता है शोर है, आवाज, मेहनाद, तो ये सब गर्जन के पर्यायवाची हैं। और जो इसका गणपति का है, विनायक है, गौरी नंदन है, गणपति की और पर्यायवाची हैं, जैसे गौरी नंदन, गौरी नंदन, मूसक वाहन, मूसक वाहक, गजानन, गजानन, ये सब किसके? गणपति के पर्यायवाची हैं। और जो विष्णु के होते हैं, गोविंद, दामोदर, गरुड़ध्वज, ये विष्णु के पर्यायवाची होते हैं। इसमें गजबदन पूछा गया तो गणपति हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। यानी कांटों से भरा हुआ, इसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे कंटक या विकीर्ण या कुचैला या कंटका कीड़। तो इसको कंटका कीड़ बोलेंगे, तो 76 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है। दुग्ध इंस्पेक्टर होना, मिलजुल कर रहना, पक्षपातपूर्ण निर्णय करना, उचित निर्णय करना। तो दूध का दूध और पानी का पानी करना यानी कि उचित निर्णय करना, तो इसका डी ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यानी इसमें चार ये शब्द दिए गए हैं, कौन सा शुद्ध रूप में लिखा है वो बताना है। वहिष्कार होगा तो बड़ी की मात्रा तो बिल्कुल नहीं लगती है, बाहिष्कार भी नहीं होगा और बहिष्कार नहीं होगा, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बहिष्कार। तो 78 का सी ऑप्शन सही है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोगों को सेशन कैसा लगा, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। तो ये 79 क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है। इसमें तत्सम शब्द पूछा गया है,
तो गाय होगा, गधा होगा, घर होगा या क्षेत्र होगा। तो क्षेत्र का जो तद्भव होता है वो खेत होता है। खेत, खा जो है छा में बदल जाता है जब तत्सम लिखते हैं। खेत, घर का गृह, गधा गर्दभ, गर्दभ होगा। तो इसमें जो क्षेत्र पूछा गया है ये क्या है, ये तत्सम शब्द है। तो 79 का डी ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द देशज है। इसमें पूछा गया देशज शब्द के बारे में पूछा गया है। तो इसमें हल्दी, कटोरा, घोड़ा या गोबर, इसमें देशज शब्द कौन सा है, जो कटोरा है वो देशज शब्द है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो शब्द हैं ये देशज, तत्सम, तद्भव, ये एक बार पढ़ने पड़ते हैं, कुछ सीखने और कुछ पढ़ने पड़ते हैं। देशज शब्द हैं तब ये बार बार प्रैक्टिस करने से आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, सिक्का जमाना मुहावरे का क्या अर्थ है। जीत हासिल करना, कड़ी टक्कर देना, प्रभाव स्थापित करना, इनमें से कोई नहीं। तो सिक्का जमाने का मतलब होता है मतलब अपना सिक्का जमा लिया ऐसे बोलते हैं, तो मतलब अपना प्रभाव दिखाना, वहां पर प्रभाव स्थापित करना। तो 81 का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि रसों के संचारी भावों की संख्या कितनी है। रसों के संचारी भावों की संख्या कितनी है। तो इसमें 33 है, 43, 23 या 13 है। तो रसों के संचारी भाव की जो संख्या है वो 33 है। जैसे कि ग्लानि, हर्ष, श्रम, गर्व, ऐसे 33 शब्द हैं जो संचारी भाव है, वो 33 है रस के संचारी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ए ऑप्शन सही है 82 का। कुंडलियां, छंद में कितने चरण होते हैं, ये पूछा गया है कि कुंडलियां जो चरण होते हैं उसमें, कुंडलियां जो छंद होते हैं में कितने चरण होते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि ए पर दिया गया 10, 6, 4 या 5। तो कुंडलियां छंद के जो चरण होते हैं वो 6 होते हैं। तो 6 चरण बी ऑप्शन में दिया गया है। तो 83 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद है। तो इसे पूछा गया है वह काम नहीं करता। तो अव्यय पद जो होते हैं वो पद होते हैं कि जो मतलब लिंग वचन के आधार पर बदले नहीं। तो इसमें जो शब्द है अगर लिंग बदलेंगे तो यहाँ करती हो जाएगा, वह की जगह अगर बहुत सारे करेंगे तो वे हो जाएगा, वचन बदलेंगे तो वे हो जाएगा। जो नहीं जो शब्द है ये लिंग वचन के हिसाब से किसी से नहीं बदलेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा 84 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि अव्यय पद है, तो वो बी ऑप्शन सही है नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव्यय पद वो होते हैं जो लिंग वचन के अनुसार बदले नहीं, लिंग वचन बदलने पर वो भी ना बदले। अब 85 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया कि दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। उपमा है, रूपक है, अनुप्रास है या मानवीकरण है। तो इसमें जो अलंकार है वो है मानवीकरण। इसमें मानवीकरण अलंकार इसलिए है क्योंकि इसमें जो बताया गया है कि मतलब मानव से तुलना की गई, से उतर रही है संध्या सुंदरी सी, परी सी। तो ये तुलना की गई मानव के आधार पर, मतलब उतर रही जैसे कोई इंसान हो, तो उस हिसाब से बताया गया है। तो इसका 85 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 85 का डी ऑप्शन सही है। आप लोग कमेंट में बताएं आप लोगों को सेशन कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर करें जिससे कि सभी लोगों के पास ही वीडियो पहुंचे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आप लोगों के पास जो वीडियो के नोटिफिकेशन है वो पहुंचते रहें। आप लोगों को थैंक यू।